सभी को नमस्ते। योग व स्वास्थ्य के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी जानते हैं भारत में 6 ऋतुएं होती हैं और 6 ऋतुओं में अभी जो ऋतु चल रही है उस ऋतु का नाम है शरद ऋतु। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण ऋतु होती है, साथ ही साथ योग की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण ऋतु होती है। जो लोग योग करना शुरू करना चाहते हैं वे सभी लोग इस ऋतु में योग शुरू कर सकते हैं, और जिन्होंने इस ऋतु में योग शुरू किया है वे योग से ज्यादा लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में एक ऋतु आने वाली हेमंत, एक आने वाली शिशिर, ये दोनों ऋतुएं ऐसी हैं जो दोनों मिला करके शीत ऋतु या शीतकाल कहते हैं या सर्दियों की ऋतु कहलाती है। सर्दियों में योग का लाभ होता है दुगुना। योग का मतलब यहाँ पर प्राणायाम से है, व्यायाम जो लोग करते हैं उससे नहीं है। व्यायाम तो बहुत अच्छा करना चाहिए सर्दियों में, लेकिन यहाँ प्राणायाम से और आसनों से विशेष करके मैं बात कर रहा हूँ। विशेष करके ध्यान का बहुत आनंद आता है इस शरद ऋतु में, शीत ऋतु में, हेमंत और शिशिर ऋतु में। एक ऋतु इनके बाद आएगी, इस शरद के बाद। ये शरद जो इसका समय लगभग 23 अगस्त से 22-23 अगस्त से लेकर 22-23 अक्टूबर तक चलता है। इसके ठीक बाद में 22-23 अक्टूबर के बाद में एक ऋतु आती है जिसका नाम है हेमंत ऋतु। वो 22-23 दिसंबर तक चलती है, और 23 दिसंबर से 23 फरवरी तक एक ऋतु चलती है जिसका नाम है शिशिर ऋतु, शिवरिंग, जिसको अपन सर्दियों का काल कहते हैं। और उसके ठीक बाद में एक ऋतु प्रारंभ होती है, वो होती है वसंत ऋतु। 23 फरवरी से लेकर 23 अप्रैल, ये 2 महीने की ये भी ऋतु होती है। इसमें भी योग प्रारंभ करने की अच्छी उत्तम ऋतु है। लेकिन फिर भी योग तो कभी भी प्रारंभ किया जा सकता है। अच्छे काम को प्रारंभ करने का कोई अलग से मुहूर्त और अलग से कोई समय या तिथि नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा गया है हठ योग के ग्रंथों में कि शरद ऋतु और वसंत ऋतु इस हठ योग की दृष्टि से बहुत उत्तम और अच्छी रहती है। चाहे वो शरीर की शुद्धि, जिसको डिटॉक्सिफिकेशन मेथड कहा जाए, जिसको षटकर्म कहते हैं, उनको करने के लिए वमन, शंख प्रक्षालन आदि आदि, धौती आदि। लेकिन हमें इस बात को आज जानना है कि 6 ऋतुओं के नाम पहले तो कौन से, इसको समझ लें। पहले अभी शरद चल रही है, 23 अगस्त से 23 अक्टूबर तक चलेगी, खत्म होगी। अभी 1 महीना बाकी है। अगला 1 महीना आपको क्या क्या आहार करने हैं, क्या क्या आहार नहीं करने, जिससे कि आपका ये 1 महीना बहुत अच्छा निकले। उसके बाद हम आगे की जो ऋतु आएगी उस ऋतु के बारे में आपको आहारचर्या या ऋतुचर्या के बारे में बताएंगे। वो ऋतु है 23 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक चलने वाली हेमंत ऋतु, और 23 दिसंबर से 23 फरवरी तक चलने वाली जो ऋतु है उसको शिशिर ऋतु कहते हैं। 23 फरवरी से लेकर 23 अप्रैल तक चलने वाली वसंत ऋतु है, और 23 अप्रैल से लेकर 23 जून तक चलने वाली ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की ऋतु, और 23 जून से लेकर 23 अगस्त तक वर्षा काल यानी कि वर्षा ऋतु होती है। आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार, आयुर्वेद के ऋषियों के अनुसार एक व्यवस्था है ऋतुचर्या की। दिनचर्या, रात्रिचर्या, आहारचर्या आपने सुनी, लेकिन ऋतुचर्या एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है जो कि हमारे स्वस्थ और बीमार होने में बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको अपन कहते हैं ना, रोल प्ले करती है, भूमिका का निर्वहन करती है। जिस व्यक्ति ने ऋतुचर्या को समझ लिया, ऋतुचर्या में पथ्य और अपथ्य होते हैं, क्या खाना पीना, रहना, कैसे ओढ़ना क्या चाहिए और कैसे नहीं खाना, क्या नहीं खाना चाहिए, वो सब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज आज हो जाएगी आज के इस कार्यक्रम को देखकर। तो सबसे पहले इस बात को हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, त्रिदोष या 3 बैलेंसेस होते हैं। इसको वात पहले को, दूसरे को पित्त और तीसरे को कफ कहते हैं। वात, पित्त और कफ। तो वात, पित्त, कफ में इस वाली ऋतु में पित्त बढ़ा रहता है। पित्त यानी गर्मी बढ़ी हुई रहती है, इसीलिए पेट की बीमारियां सबसे ज्यादा इस वाली ऋतु में होंगी यदि हम खान पान की जो है नियमावली या नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है। पित्त जब बिगड़ जाता है उसको कहते हैं कुपित पित्त। कुपित यानी बिगड़ा हुआ, और वो कुपित का मतलब नाराज भी कहते हैं दूसरी दृष्टि से। तो इस कुपित पित्त को हमें कैसे ठीक करना है या प्रकुपित पित्त को कैसे ठीक करना है, वो थोड़ा सा हमें पहले पता होना चाहिए। तो हठ योग में कुछ क्रियाएं हैं जिसमें वमन है, गुनगुना पानी जिसमें सेंधा नमक मिला करके जल्दी जल्दी पिया जाता है, और उसको 2 उंगलियां ही डाल करके फिर से निकाला जाता है। कितना, 3, 4, 5 ग्लास तक। उस पर वमन करने से प्रकुपित पित्त सारा बाहर निकल जाता है। तो पित्त जो बिगड़ने से बीमारियां पैदा होती हैं वो नहीं, पहला तो ये।
और इसमें क्या खान पान चाहिए जो सामान्य रूप से हर व्यक्ति कर सकता है, वो पूरा एक चार्ट की तरह से वो आपको बता देता हूँ वो कैसे होगा, क्या क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो पहले हम चर्चा करते हैं क्या लेना चाहिए। इस ऋतु में हमें घी और तिक्त पदार्थ यानी तीखे पदार्थों का सेवन हम कर सकते हैं। उसके अलावा मीठे सुपाच्य यानी कि जो जल्दी पच जाते हैं उन पदार्थों को हमें लेना चाहिए, शीतल यानी ठंडे। और उसके अलावा जिसको हल्के कहते हैं, अपनी प्रकृति से जो हल्के हैं, कम समय में पच जाते हैं, हल्के, गरिष्ठ नहीं होने चाहिए। इन ऐसे पदार्थ, गरिष्ठ के लिए सर्दी है, उसमें बहुत तेज जठराग्नि रहती है, तो आप सर्दियों के लिए वेट करें। शरद ऋतु में हमें हल्के, मीठे, सुपाच्य, तिक्त रस वाले, घी से युक्त ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। उसके अलावा शाली चावल, मूंग, गेहूं, जौ, उबाला हुआ दूध, दही, मलाई, मक्खन और श्रीखंड। सब्जियों में देखें तो चौलाई, बथुआ, लौकी, तुरई, फूल गोभी, मूली, पालक और सोया और सेम। फलों की यदि बात की जाए तो अनार, आंवला, सिंघाड़ा, मुनक्का और कमलगट्टा। राजस्थान के लोगों में, राजस्थान की सब्जी मंडियों में अभी आंवला भरपूर मात्रा में आया नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत सारे राज्यों में आ जाता है। तो इसीलिए आंवले का भी इस ऋतु से सेवन हम कर सकते हैं। यानी कि आपको मार्च से लेकर सितंबर तक आंवला नहीं लेना, बस सितंबर से लेकर फिर मार्च तक आंवला ले सकते हैं। रसायन का काम करता है, तो शरीर में शक्ति बढ़ाने का काम करता है, रोग कम होंगे, पेट को साफ रखेगा, पेट पाचन तंत्र बहुत अच्छा रखेगा यदि हम अभी से आंवला का सेवन कर सकते हैं, करेंगे। फलों की बात की जाए तो अनार, आंवला, सिंघाड़ा, मुनक्का और उसके अलावा कमलगट्टा। कमलगट्टा आपने सुना होगा, उस सब्जी को या उस फलों को, ऐसे फलों को लेना चाहिए जो फलों में आता है कमलगट्टा। आंवले को शक्कर के साथ हम ले सकते हैं, खा सकते हैं। तीखे पदार्थ के साथ में अगर यदि हम घी ले लें, घृत जिसको कहते हैं, तीखे पदार्थों को यदि घी में पका करके प्रयोग करें तो ज्यादा उत्तम रहेगा इस शरद ऋतु में। इस ऋतु में पानी को दिन के समय में सूरज की किरणों में आपको रखना चाहिए और रात्रि के समय में चंद्रमा की किरणों में ही रख करके प्रयोग लाना चाहिए, तभी आपका डाइजेशन और पूरा शरीर बहुत अच्छा रहेगा, शरीर में शक्ति बनी रहेगी। नहीं तो कमजोरी कमजोरी सी, थकान थकान सी महसूस होती है। क्योंकि इस ऋतु में शरद पूर्णिमा आपने नाम सुना होगा, पूरे वर्ष भर व्यक्ति प्रतीक्षा करता है शरद पूर्णिमा का, क्योंकि वो चंद्रमा की चांदनी में रखे हुए खीर को खाने का विधान है भारतवर्ष में। तो हम सब लोग तो भाग्यशाली हैं, 6 की 6 ऋतुओं का पदार्पण हमारे देश में होता है। तो उस चंद्रमा की चांदनी में शरद की पूर्णिमा की जो रात में हम एक विशेष विधि होती है, उस विधि के अनुसार यदि हम खीर को रखते हैं और उस खीर का दूसरे दिन सुबह सेवन करते हैं अमृत वेला में, तो निश्चित रूप से बहुत सारे रोग सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं, सदा के लिए। ऐसा कहा गया है, कुछ विद्वानों ने, स्वास्थ्य के शास्त्रियों ने कहा है, वो कहते हैं कि कैंसर तक के भी रोगों को भगाने के लिए इस शरद पूर्णिमा की खीर का प्रयोग उन्होंने अच्छा उपयोगी देखा। तो अब सबको ये ध्यान रखना है कि घी को अगर लेना है तो, तीखे पदार्थों को लेना है तो घी में पका करके, तेल में पका करके नाले में, और दिन के समय सूरज की किरणों में आप जल को रखें जो पीना चाहते हैं, और रात के समय में चंद्रमा की किरणों में आपको जल को रखना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे गुणों से युक्त हो जाएगा। तो जल में कोई अशुद्धियां भी होंगी या गरिष्ठ भी होगा, पाचने में कई बार असल में आपने लगता है कि खाना पचाना ही मुश्किल होता है, कई बार पानी पचाना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस संसार में जो पूरे दिन में 1 या 2 गिलास पानी पीते हैं, वो कहते हैं प्यास ही नहीं लगती, और या कहते हैं हम जबरदस्ती पी भी लेते हैं तो डाइजेस्ट ही नहीं होता, पेट फूल जाता है। पूरे दिन में 24 घंटे में वो 1 या 2 गिलास पानी पी रहे हैं, कैसे जीवन चलेगा? मांसपेशियां सूख जाएंगी, उम्र से पहले बूढ़े लगने लगेंगे, हड्डियों का ताकत निकल जाएगी, रक्त का जो बैलेंस है ना वाटर का, वो बिगड़ जाएगा, पूरे शरीर का लिम्फेटिक सिस्टम अफेक्ट होगा, स्किन ऐसी हो जाएगी बिल्कुल जैसे झुर्रियों वाली। इसलिए थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखें कि पानी यदि आपको नहीं डाइजेस्ट हो रहा, ज्यादा नहीं पी पा रहे, कम से कम एवरेज तो एक व्यक्ति का है कि 24 घंटे में 3 से 4 लीटर तक तो कम से कम पी सकते हैं। जो व्यक्ति 20 वर्ष के, 15 वर्ष के ऊपर लगभग हो गया है, वो 3 से 4 लीटर तो प्रतिदिन पानी लेवे।
स्वस्थ हो चाहे बीमार हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पानी एक आधा किलो आगे एक आधा लीटर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अपने को इतना तो एवरेज लेना ही चाहिए। उसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं, इस ऋतु में जो अगस्त का तारा होता है उसकी प्रभाव से जो पानी आपने रात को रखा है चंद्रमा की किरणों में, उस अगस्त तारे के प्रभाव से ये औषधि युक्त हो जाता है, प्राणों को बल देता है। उसके अतिरिक्त हमारे रोगों का हरण करने वाला होता है। जो गंभीर रोग दवाई से ठीक नहीं हो रहे, जिनका नाम सुनकर के व्यक्ति भय लगता है व्यक्ति को, तो ऐसे रोग भी धीरे धीरे अच्छे होने लगते हैं यदि प्रकृति के इन अच्छे अच्छे ग्रह उपग्रहों का यदि हम सहारा लें अपने खान पान में, तो निश्चित रूप से ये शरद ऋतु हम सबके लिए उत्तम साबित होगी। आपने वेद में मंत्र भी सुना होगा, वेद का ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम, तो शरद हर जगह का है, कह रहे तच्चक्षुर्देवहितं, हे भगवान हम तच्चक्षुर्देवहितं, हम अच्छा देखें और मतलब दिव्य देखें, अच्छा हितकारी देखें। देवहितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम्, शरद 100 शरदों को यानी 100 वर्षों तक हम देखते रहें, अर्थात हमारा 100 साल तक हमारा जीवन है और इन आंखों से हम 100 साल तक काम लें। पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः, हमारी प्राण शक्ति 100 वर्षों तक, शरद शतम यानी 100, शरद यानी शरद ऋतु। अब यह शरद ऋतु की बात क्यों कही, ग्रीष्म ऋतु की बात नहीं कही, हेमंत की बात नहीं कही, अलग अलग ऋतुओं की बात क्यों नहीं कही, क्योंकि शरद ऋतु शारीरिक दृष्टि से एक विषम ऋतु भी कही जाती है। इसको निकालना अच्छा, मतलब इस ऋतु में आप अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए जितने प्रयत्न हो सकते हैं कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि ये गर्मी और सर्दी का संधि काल कहलाती है। गर्मी के ठीक बाद यानी ग्रीष्म ऋतु के ठीक बाद वर्षा ऋतु होती है, और शीत ऋतु के जो 2 ऋतुएं हैं हेमंत और शिशिर, इससे ठीक पहले ये शरद ऋतु होती है, इसलिए ये संधि काल होती है। इस संधि काल में सबसे ज्यादा व्यक्ति बीमार भी होता है और सबसे ज्यादा स्वस्थ भी हो सकता है। अब आप तय कर लो आपको होना क्या है, स्वस्थ होना है कि बीमार होना है। स्वस्थ होना है तो इस अगला 1 महीना आपको, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि 23 अगस्त से लेकर 23 अक्टूबर तक आगे जो बता रहा हूं इन बातों का पालन करें। हम जिस जल को अभी रात को रख रहे हैं चंद्रमा की किरणों में, अगस्त जो तारा उसके प्रभाव से इस जल के अंदर का सारा विष निकल जाता है और इस जल की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, शुद्ध हो जाता है, अमृत तुल्य हो जाता है। इसको आचार्य चरक ने आयुर्वेद के ग्रंथों में हंसोदक नाम दिया है इसको। हंसोदक यानी समस्त रोगों को हरण करने वाला। कैंसर तक के रोगी भी यदि 2 से 5 महीने तक वर्षा का जल जो कि अभी गिरा है, अभी समझ लीजिए कि 30 सितंबर तक जो आएगा जो भी वर्षा का जल, उसको यदि इकट्ठा करें, स्टोर करके रखें और उसी को पिए, तो निश्चित रूप से बड़े बड़े और गंभीर रोगियों के लिए भी ये बहुत उपयोगी है, उनके रोगों को दूर करने के लिए, जिनको एसिडिटी और गैस की परेशानी छोड़ नहीं रही। उन लोगों को भी समय रहते अपने छत पर कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो जाए और उस पानी का सेवन आप पीने के लिए करें और पूरे वर्ष भर करें। इकट्ठा खूब सारा इकट्ठा कर लो और कंटेनर किसी टंकी में भर के रख दो, आपके सारे ही रोग ठीक हो जाएंगे अगर एक ही इस काम को कर लिया तो। हंसोदक है, हंसोदक, इसीलिए इस पानी का सेवन आप सभी करें। आपको लगता होगा कि अभी तो बारिश बंद हो गई, अब कैसे करें, अगली बारिश का इंतजार कीजिए। इससे पहले अभी जो ऋतु के दिन रह गए हैं, तो इस ऋतु में आपको हरड़ का सेवन करना चाहिए। हरड़ का सेवन मिश्री के साथ कर सकते हैं, गुड़ के साथ कर सकते हैं। हरड़ का चूर्ण बना लीजिए, उसको मिश्री के साथ या गुड़ के साथ आधा आधा चम्मच प्रतिदिन सुबह और रात को दोनों समय लीजिए। निश्चित रूप से आपका पेट सही रहेगा, शरीर में शक्ति बढ़ेगी। जो थकते हैं बहुत, जिनको एसिडिटी होती है, जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है, वो भी समाप्त हो जाएगी, कम हो जाएगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उसके अलावा उस हरड़ को आप मुंह में रख करके चूस सकते हैं। छोटी हरड़ जो आती है, भोजन के बाद आप मुंह में रखें, उसका रस अंदर ले, चूसने से अंदर रस जाएगा और आपका पाचन तंत्र और अधिक उत्तम होगा। कुपित पित्त यानी कि बिगड़ा हुआ जो पित्त है उसको और दूषित रक्त को, इन दोनों को यदि शांत करना है, क्योंकि रक्त भी दूषित हो जाता है कई ऋतुओं में। अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है तो हमारा रक्त दूषित है,
या अभी शरद में जो कुपित पित्त है, बिगड़ा हुआ पित्त है, इसको यदि आपको ठीक रखना है तो उसके लिए विरेचन करना चाहिए। विरेचन यानी कि दस्तावर औषधि, जिससे पेट खुल करके साफ हो जाए, ऐसी औषधि, क्योंकि ये हरड़ भी ऐसा ही काम करेगी। तो रक्त शोधक भी है ये हरड़, रक्त शोधक भी है और विरेचक भी है, यानी कि पेट को साफ करती है। एक तो ये बहुत जरूरी है। और एक रक्त मोक्षण यानी दूषित रक्त को निकालने वाली एक पद्धति होती है, रक्त मोक्षण। पंचकर्म जो आयुर्वेद के कहे गए हैं, निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती, रक्त मोक्षण, उसके अलावा जिसको हम वमन कहते हैं, विरेचन कहते हैं, स्नेहन कहते हैं, स्वेदन कहते हैं, ये सब चीजें पंच कर्मों में आती है। षट कर्म भी आपको बताए गए, धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, वो षट कर्म है योग के और हठ योग के अंतर्गत। आयुर्वेद में पंच कर्मों से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को उत्तम बना सकता है। लेकिन पंचकर्म कराना थोड़ा सा महंगा रहता है, कहीं पंचकर्म सेंटर पर जाकर के आप इसका करा सकते हैं। षट कर्मों को आप घर में भी कर सकते हैं, अगर आपको ठीक ढंग से सिखाने वाला कोई मिले तो कुपित पित्त को और दूषित रक्त को शांत करना है, यदि ठीक करना है, अच्छा रखना है, तो विरेचन औषधि का सेवन करें, यानी कि दस्तावर औषधि जो कि पेट साफ करने वाली हो, जो कि हरड़ बहुत अच्छा काम करेगी, आंवला बहुत अच्छा काम करेगा। और इसके अलावा आपको क्या करना है, दोनों इन चीजों को करके, आहार विहार को करके, षट कर्मों या पंच कर्मों को करके, या विरेचक औषधियों को लेकर के, इन तीनों चारों में से कोई भी दो ऐसे चीजों को अच्छा ढंग से कर लें, या इन खान पान को अच्छे ढंग से फॉलो कर लें, तो आप बहुत सारे रोगों से बच भी सकते हो। आने वाले समय में जो आपके रोग शरीर में आ न जाए, जिनकी संभावना बनी हुई है, उन समस्त रोगों से आप बच सकते हैं यदि आपने ऐसा किया। इस ऋतु में जो फूल खिलते हैं ना, उनको आप तोड़ करके आभूषणों के रूप में उसकी माला भी पहन सकते हैं, उनको सूंघ सकते हैं, इससे भी स्वास्थ्य में विशेष अंतर आता है। ऐसी ऋतु में जो भी फूल खिलते हैं, सीजनल जो फ्लावर्स हैं, उनको ला करके एक प्लेट में रखें। अब अपने ऐसी जगह रखें जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा समय तक आप बैठते हैं, वहां पर जब भी आपका नजर जाए आपकी 1-2 मिनट सूंघ लीजिए। आपको पता है गंध चिकित्सा भी एक प्राकृतिक चिकित्सा में एक भाग होता है, गंध चिकित्सा। तो गंध चिकित्सा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यदि आप इसका भी सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि एक एक चीज, कौन सी चीज आपके शरीर को काम कर जाए वो पता ही नहीं है, और इनका कुछ भी नुकसान नहीं है, एक भी चीज का कोई नुकसान बना हुआ नहीं है। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा फायदा नहीं होगा, इतना सा है, लेकिन होगा, किसी भी कार्य का परिणाम तो आता ही है, निश्चित रूप से अच्छा ही आएगा। इन प्राकृतिक और निरापद चीजों को यदि आप प्रयोग में लाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा ही परिणाम आने वाला है। रात्रि के समय में आपको चंद्रमा की किरणों में घूमना चाहिए, बैठना चाहिए, लेटना, सोना चाहिए। हो सके तो आप छत पर सोएं, मच्छरों की दूर करने की व्यवस्था करके, कैसे मच्छरदानी आदि का प्रयोग करके आप छत पर सोएं, बहुत अच्छा स्वास्थ्य होता है। क्योंकि स्वास्थ्य पर ये चंद्रमा की किरणें शरद की पूरी ऋतु में बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। जैसे जल को वो अंशोधक बना देती है, औषधीय बना देती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर के प्रत्येक रोम रोम को चंद्रमा की किरण का जो एक प्रसाद के रूप में कह सकते हैं वो मिलता है, प्रभाव आता है, स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है इसका। इसीलिए हमें ध्यान, क्या नहीं करना चाहिए इस शरद ऋतु में, अपथ्य, न करने योग्य कर्म, न खाने योग्य पदार्थों को देखते। शरद ऋतु में सरसों के तेल से बचना, मट्ठे से बचना चाहिए। सौंफ, लहसुन, बैंगन, करेला और हींग, काली मिर्च, पीपल, उड़द की दालें, उड़द से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं, ये जितने भी पदार्थ होते हैं ना उड़द से बने हुए, या उड़द के दाल से आप पीस करके क्या बनाते हैं, दही बड़े बनाते हैं। इनको दही के साथ कभी नहीं खाना चाहिए। यदि दही के साथ आपको बड़े खाने हैं तो फिर मूंग की दाल का बना के खाएं। उड़द से बने हुए दोनों विपरीत हैं, विपरीत पदार्थों को खाएंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा, लिवर बिगड़ेगा, और अंदर और भी कई सारे असंतुलन आएंगे। एक बार से नहीं होता, कई बार करेंगे तो निश्चित रूप से आता ही है। तो उड़द से बने हुए जितने भी भारी खाद्य पदार्थ हैं इनको नहीं लेना चाहिए। सर्दियों में आप लेना, अभी मत लेना। कड़ी जैसे खट्टे पदार्थ नहीं लेना चाहिए। क्षार द्रव्य, तेज मादक पदार्थ, जैसे बहुत तेज नशीले पदार्थ किसी ने सेवन कर लिए, नहीं। दही और उसके अलावा लवण पदार्थ, एक सामान्य सा नियम है कि दही में सफेद नमक नहीं डाला जाता। दही को ऐसे लिया करो, नहीं तो थोड़ा सा काला नमक या उसके साथ ही काली मिर्च का पिसा हुआ फॉर्म, और उसको मिला करके खाएं, तो ये भी बड़े अच्छी उपयोगी होती है। तो लवण वाले पदार्थ, दही वाले और लवण वाले जितने भी खाद्य पदार्थ हैं या पेय पदार्थ हैं, इन सबको हमें
देने से बचना चाहिए। अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए यदि खा भी रहे हैं तो। भूख लगे बिना तो भोजन करना ही नहीं चाहिए। मैं हर ऋतु के पथ्य अपथ्य यानी कि ऋतुचर्या में मैं बताता ही हूँ, सभी को निवेदन करता हूँ कि बिना भूख लगे हमें भोजन नहीं करना चाहिए। अर्ध रोग हरि क्षुधा, सर्व रोग हरि क्षुधा, ऐसे अलग अलग वाक्य ऋषियों के मिलते। सर्व रोग हरि क्षुधा, अर्ध रोग हरि निद्रा, आधे रोगों का हरण कर लेती है हमारी अच्छी नींद, प्रॉपर स्लीपिंग। एंड जिसको दूसरा वाक्य कहते हैं सर्व रोग हरि क्षुधा, जिसको सही समय पर भूख लगती है और उसी समय पर अच्छे पदार्थों से वो भोजन करके उस भूख को शांत कर देता है, तो वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा स्वास्थ्य उसको मिल जाता है। बड़े बड़े रोग नहीं होते, सही सही पदार्थों को खाना चाहिए। बिना भूख लगे कभी भोजन हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे ये ऋतु चल रही है चाहे कोई सी भी ऋतु चल रही है। इस समय में जो धूप है और जो मौसम में जो कभी कभी ओस भी पड़ जाती है, ओस से भी बचना चाहिए। अगर पूर्व से आने वाली कोई तेज हवाएं हैं उनके झोंके से बचना चाहिए। अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए, अधिक काम वासनाओं पर हमें जो है उससे बचना चाहिए, ये हानिकारक है, नुकसान करते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम इन छोटी छोटी बातों को यदि ध्यान रखें तो आप शरद ऋतु को बहुत उत्तम प्रकार से जी सकते हैं। जो बीमार हैं वे भी, जो स्वस्थ हैं वे भी। इस आज की इस ऋतुचर्या को एक दो बार ढंग से सुन लीजिए और उसी अनुसार आप अपना डाइट जो तैयार करते हैं, किचन में जो आप बनाने के लिए जाते हैं, तो इन इन पदार्थों को आप लिख कर रखिए कि ये पदार्थ हमें इस अगले इन 2 महीनों में, पूरे 2 महीनों में 23 अगस्त से 23 अक्टूबर तक सेवन नहीं करने। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप एक ही ऋतु में देखना आपके स्वास्थ्य में कितना अच्छा सुधार आता है। योग करना अलग बात है, करना चाहिए, योग प्राणायाम आसन ये सब तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा आहार हमारे शरीर में 70%, 60 to 70% रोल प्ले करता है। 30 to 40% योग और प्राणायाम काम करता है। प्राणायाम, आसन, ध्यान, ये सब मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन सबको अन्नमय कोश को कैसे अच्छा बनाएंगे। अन्नमय कोश यानी कि जो हमारा भोजन से बनता है, शरीर में बल आता है, शरीर में शक्ति आती है, वो कैसे आएगी। तो पोषक तत्व सारे के सारे भोजन से ही मिलते हैं, वायु से मिलते हैं, जल से मिलते हैं, और कैसे मिलेंगे। तो इसीलिए आप अपने भोजन को उत्तम बनाएं, इस ऋतुचर्या को का पालन करें। आज के कार्यक्रम में इतना ही संदेश देते हैं। आप सबके मंगल कामना के लिए प्रार्थना, हम सबकी मंगल कामना के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।